एपिसोड 5। पहला राज खुला। विस्तृत दृश्य व्याख्या। कहते हैं जब सच सामने आता है तो वो तूफान की तरह आता है, तबाह करने के लिए नहीं बल्कि साफ करने के लिए। पर इस तूफान से पहले की रात सबसे खामोश होती है, और उस खामोशी में सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई देती हैं। धक 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 धक। इरा के दिल की धड़कनें, जो अब किसी और की नहीं बल्कि अपनी ही बहन की साजिशों को सुन रही थीं। दृश्य 1। रात के 2 बजे। दरवाजे की दरार से। रात की खामोशी, हवा की सरसराहट और उसमें छिपी दिल की धड़कनें। रात के 2 बजे थे। कपूर मैंशन में वो सन्नाटा था जो सिर्फ अमीर घरों में होता है, इतना गहरा कि कानों में सीटी बजने लगे। बाहर हवा के झोंके पेड़ों की पत्तियों से सरसराहट कर रहे थे। कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। बस इतना ही। इरा अपने कमरे में लेटी हुई थी, पर सो नहीं रही थी। उसकी आंखें खुली थीं, छत को घूर रही थीं। उसके दिमाग में हजारों विचार दौड़ रहे थे। निशा की वो चाय, उसका अजीब स्वाद, उसके बाद की बीमारी, डॉक्टर की वो बात। जहर, धीमा जहर। वो करवट बदलती रही, पर नींद नहीं आई। तभी गलियारे में किसी के चलने की आवाज। इरा के कान खड़े हो गए। वो चुपचाप उठी, दरवाजे के पास गई, धीरे से दरवाजा खोला। बस एक छोटी सी दरार। गलियारे में अंधेरा था, बस दूर कहीं से रात की लाइट की हल्की रोशनी आ रही थी। उस रोशनी में उसने देखा, एक साया गुजरा, पतला सा, लंबे बाल वाला, चुपके से, आहिस्ता से। निशा। वो अपने कमरे से निकलकर गलियारे के अंत की तरफ जा रही थी। उसने सफेद नाइटी पहनी थी, जो अंधेरे में चमक रही थी। बाल खुले हुए थे, पैरों में चप्पल नहीं थी, नंगे पांव चल रही थी, ताकि आवाज ना हो। इरा ने गहरी सांस ली। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। वो धीरे से अपने कमरे से बाहर निकली। चप्पल नहीं पहनी, नंगे पांव ही चल दी। ठंडे संगमरमर के फर्श पर पैर ठिठुर रहे थे, पर उसने परवाह नहीं की। वो निशा के पीछे पीछे चली। गलियारा लंबा था, करीब 50 फीट। दोनों तरफ बंद दरवाजे। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स अंधेरे में डरावनी लग रही थीं। निशा गलियारे के अंत में रुकी। वहां एक और गलियारा था, बाईं तरफ मुड़ता हुआ। वो उस गलियारे में घुस गई। इरा भी पीछे गई। उसने दीवार का सहारा लिया और आगे झांका। निशा एक कमरे के बाहर रुकी। उसने चारों तरफ देखा, सुनिश्चित किया कि कोई नहीं देख रहा। फिर उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। दरवाजा बंद नहीं किया, बस आधा बंद किया। अंदर से रोशनी आ रही थी। इरा धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके पैर कांप रहे थे। हर कदम पर दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। वो उस कमरे के पास पहुंची। ये कमरा निशा का था, उसका अपना निजी कमरा, जहां कोई नहीं जाता था। इरा ने दरवाजे के पास कान लगाया। अंदर से आवाजें आ रही थीं। निशा के बोलने की आवाज। वो फोन पर बात कर रही थी। इरा ने धीरे से दरवाजा थोड़ा और खोला, बस एक छोटी सी दरार। उसने अंदर झांका। कमरे का नजारा। निशा का कमरा बहुत बड़ा था, करीब 500 वर्ग फीट। दीवारें गुलाबी रंग की थीं, हल्की गुलाबी, बेबी पिंक। उन पर सफेद फ्रेम में तस्वीरें लगी थीं, ज्यादातर निशा की अपनी, कुछ परिवार के साथ। बीच में एक बड़ा सा बिस्तर था, राजकुमारी वाला। गुलाबी चादर, गुलाबी तकिए, उन पर लेस की कढ़ाई। बिस्तर के चारों तरफ मच्छरदानी लगी थी, सफेद रंग की, हल्की सी, जो हवा में हिल रही थी। एक तरफ ड्रेसिंग टेबल थी, उस पर सैकड़ों चीजें रखी थी। क्रीम, पाउडर, परफ्यूम, ज्वेलरी बॉक्स और एक बड़ा सा शीशा। दूसरी तरफ अलमारी थी, इतनी बड़ी कि उसमें 50 लोगों के कपड़े आ जाए। पर इन सब के बीच निशा खिड़की के पास खड़ी थी। उसने सफेद नाइटी पहनी थी, बाल खुले थे और हाथ में फोन था।
खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी जो उसके चेहरे पर पड़ रही थी। और वो चेहरा नहीं था जो दिन में दिखता था। वो चेहरा ठंडा था, बर्फ की तरह ठंडा। आंखों में कोई नरमी नहीं थी, बस एक कठोर चमक, एक गणना, एक शिकारी की निगाह। होंठ पतले हो गए थे, मुस्कान खतरनाक थी। हाँ, वो आ गई। कल से यही है, निशा फोन पर कह रही थी। उसकी आवाज भी बदल गई थी। वो मीठी, मासूम आवाज नहीं थी। ये आवाज थी सख्त, आदेश देने वाली, खतरनाक। लाइन पर से कुछ कहा गया। निशा ने सुना, फिर बोली, हाँ, मैं जानती हूँ। प्लान तैयार है, चिंता मत करो। मैंने 19 साल यहाँ बिताए हैं। ये घर मेरा है। ये लड़की आकर मेरा सब कुछ नहीं छीन सकती। वो रुकी, फिर बोली, इस बार आवाज और धीमी और खतरनाक। वो मुझे कुछ नहीं लगती। गंवार है, अनपढ़ है, देहाती है। उसे कोई पसंद नहीं करेगा। बस दादाजी को उसका मोह है। पर दादाजी ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हैं। उनकी तबीयत बहुत खराब है। लाइन पर फिर कुछ कहा गया। हाँ, मैंने शुरू कर दिया है, थोड़ा थोड़ा करके। उसकी चाय में कुछ मिला रही हूँ। धीमा जहर। कल वो बीमार पड़ गई थी। हॉस्पिटल ले गए थे, पर डॉक्टर को कुछ पता नहीं चला। मैंने केसर का बहाना कर दिया। इरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो। जहर चाय में। वो सच में जहर था, और वो दे रही थी। उसकी अपनी बहन, जो रोज सुबह प्यार से चाय लाती थी। निशा ने आगे कहा, हाँ, ये प्लान काम करेगा। थोड़े दिनों में वो इतनी कमजोर हो जाएगी कि खुद ही यहाँ से भाग जाएगी। या फिर कुछ और हो जाए। तब तक मैं दादाजी को मना लूंगी कि वो अपनी वसीयत बदल दें, सब कुछ मेरे नाम कर दें। वो हंसी, एक ठंडी, खतरनाक हंसी। हाँ, मैं सावधान हूँ। वो कुछ नहीं जानती। अभी तो वो मुझे अपनी बहन समझती है। रोज चाय पीती है, प्यार से बातें करती है। उसे कोई शक नहीं। इरा ने अपना मुंह दबा लिया ताकि चीख न निकल जाए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, गुस्से के, दर्द के, धोखे के। निशा ने आखिरी बात कही, ठीक है, कल बात करते हैं। अभी रात है, कोई सुन न ले। उसने फोन रख दिया। वो खिड़की के पास खड़ी रही, बाहर देखती रही। चांद की रोशनी में उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिख रहा था। खूबसूरत, पर उस खूबसूरती में एक अजीब सी विकरालता थी, जैसे कोई जहरीला खूल। इरा अब और नहीं रुक सकती थी। वो धीरे धीरे पीछे हटी। एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा। पर उसके पैर के नीचे कुछ आ गया, शायद कोई छोटा सा पत्थर या कोई खिलौना। आवाज हुई, खड़खड़। निशा ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। उसकी निगाहें दरवाजे की तरफ गईं। इरा ने झटके से दरवाजे से हटकर दीवार के पीछे छुपने की कोशिश की, पर बहुत देर हो चुकी थी। निशा ने देख लिया था, दरवाजे की दरार से झांकती हुई कोई परछाई। कौन है? निशा की आवाज आई, तेज, खतरनाक। इरा की सांसें थम गईं। उसके पैर जवाब दे गए। वो भागी, जितनी तेज भाग सकती थी। नंगे पांव, अंधेरे में, गलियारे से होती हुई, सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई, अपने कमरे की तरफ। पीछे से निशा के कमरे का दरवाजा खुला। निशा बाहर निकली। उसने चारों तरफ देखा। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, पर उसने सुन लिया था, दूर जाते कदमों की आवाज। वो मुस्कुराई, वही खतरनाक मुस्कान। तो कोई था, और वो कोई और नहीं, मेरी प्यारी दीदी है। दृश्य 2, इरा का कमरा, उस रात का डर। तेज, बेचैन करने वाली धुन, दिल की धड़कनें। इरा अपने कमरे में घुसी। उसने दरवाजा बंद किया और उसे लॉक कर दिया, चारों तरफ से। फिर वो बिस्तर पर गिर गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। हाथ पैर ठंडे हो गए थे।
दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था छाती फोड़कर बाहर निकल आएगा। उसने रात में जो सुना था वो उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। धीमा जहर चाय में मिला रही है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। मुझे कमजोर करना चाहती है या मार देना चाहती है। उसने अपना मुंह तकिए में दबा लिया ताकि चीख न निकले। आंसू बह रहे थे, इतने की तकिया भीग गया। क्यों? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? मैं तो आई ही थी, उससे प्यार करती थी, उसे अपनी बहन मानती थी, और वो मुझे जहर दे रही थी। वो उठी और बाथरूम में गई, ठंडे पानी से मुंह धोया, शीशे में अपना चेहरा देखा। आंखें सूजी हुई थी, चेहरा पीला पड़ गया था। अब क्या करूं? वो वापस आई और बिस्तर पर बैठ गई। उसने गहरी गहरी सांसें लीं, खुद को समझाया, डर मत, डर मत। तू राधा की बेटी है, तू कमजोर नहीं है। पर डर तो था, बहुत डर। वो उठी और अपना पुराना बैग उठाया। उसमें से वो तस्वीर निकाली, माँ और पिता की। उसे देखती रही। माँ की आंखें बिल्कुल उसकी जैसी, माँ का चेहरा बिल्कुल उसके जैसा। माँ, मुझे बताओ, मैं क्या करूं? यहाँ कोई मेरा नहीं है। दादाजी बीमार हैं, चाची मुझे पसंद नहीं करती, अर्नव भैया को पूरा भरोसा नहीं, और जिसे मैं अपनी बहन समझती थी वो मेरी दुश्मन है। उसने तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया, आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलीं। उनमें अब डर नहीं था, एक चिंगारी थी, गुस्से की, बदले की, जीत की। नहीं, मैं हारूंगी नहीं, मैं यहां से भागूंगी नहीं, मैं रुकूंगी और लड़ूंगी। निशा, तूने सोचा था मैं कमजोर हूं? तू गलत है। अब मैं तुझे देखूंगी, हर कदम, हर हरकत, हर बात। और जब सही वक्त आएगा तुझे सबक सिखाऊंगी। वो उठी, अपनी ड्रेसर से एक डायरी निकाली, काली डायरी, साधारण सी। उसे खोला और लिखना शुरू किया। रात 2:30 बजे। आज रात मैंने निशा का असली चेहरा देख लिया। वो मुझे जहर दे रही है, रोज की चाय में। वो किसी से फोन पर बात कर रही थी, किसी आदमी से। प्लान बना रही थी मुझे खत्म करने का। अब मुझे सब पता है। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं उसकी हर हरकत पर नजर रखूंगी। मैं सबूत जुटाऊंगी। और जब दिन आएगा मैं उसे बेनकाब करूंगी। निशा, तूने मेरे साथ ये किया, अब देख तेरी बहन क्या करती है। उसने डायरी बंद की और तकिए के नीचे छुपा दी। फिर वो लेट गई, आंखें बंद कर लीं। पर नींद नहीं आई। बाहर चांद बादलों के पीछे छिप गया था। अंधेरा और गहरा हो गया। दृश्य 3। अगली सुबह निशा का नाटक जारी। मासूम धुन, पर उसमें एक अजीब सी खटक। सुबह के 7 बजे सूरज निकल आया था। उसकी किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। इरा के कमरे का दरवाजा खुला। निशा अंदर आई, हाथ में चाय की ट्रे, चेहरे पर वही मासूम मुस्कान, वही प्यार भरी आंखें, वही मीठी बातें। गुड मॉर्निंग दीदी, चाय ले आई हूँ, केसर डाली है, बहुत फायदेमंद होती है। इरा बिस्तर पर बैठी थी। उसने निशा को देखा, उसकी आंखें, उसके हाव भाव, उसकी वो मासूमियत। और आज उसे सब दिख रहा था, वो नकली मुस्कान, वो झूठा प्यार, वो बनावटी अपनापन। चाय रख दो, इरा ने कहा, आवाज बिल्कुल सामान्य। निशा ने ट्रे मेज पर रखी। फिर वो इरा के पास आई और उसके बगल में बैठ गई। दीदी, तुम ठीक हो? कल रात मैंने सुना तुम उठकर कहीं गई थी। पानी पीने? इरा का दिल धक से रह गया, पर उसने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। हाँ, पानी पीने निकली थी। रास्ता भूल गई। इतना बड़ा घर है, अभी तक पूरा याद नहीं हुआ। निशा ने उसे देखा। उसकी आंखें इरा की आंखों में झांक रही थीं, सच ढूंढ रही थीं। अच्छा,
मुझे लगा शायद तुम बीमार हो गई हो। कल तो बहुत बीमार थीं। नहीं, अब ठीक हूँ। निशा ने चाय का कप उठाया और इरा को दिया। लो दीदी, चाय पी लो, ताजगी मिलेगी। इरा ने चाय का कप लिया। उसे देखा, भाप उठ रही थी, खुशबू आ रही थी, पर अब उसे पता था, इस खुशबू में जहर छिपा था। आज चाय नहीं पीनी, उसने कहा और कप वापस रख दिया। निशा के चेहरे का भाव एक सेकंड के लिए बदला, बस एक पल के लिए। वो मासूम मुस्कान गायब हुई, आंखों में एक चमक आई, गुस्से की, हैरानी की, डर की। पर अगले ही पल वो फिर वैसी ही हो गई। क्यों दीदी? कुछ हुआ? चाय पसंद नहीं आई? नहीं, बस मन नहीं है। कल रात ठीक से नींद नहीं आई। सिर दर्द है, बाद में पी लूंगी। निशा ने चाय का कप वापस ट्रे पर रखा। उसके हाथ थोड़ा कांप रहे थे, पर उसने छुपाने की कोशिश की। ठीक है दीदी, जब मन करे तब पी लेना, मैं रख देती हूँ। वो उठी और जाने लगी। दरवाजे पर रुकी, पीछे मुड़ी। दीदी, कल रात तुम मेरे कमरे के पास भी गई थी क्या? इरा ने उसकी तरफ देखा। दोनों की निगाहें मिलीं। नहीं, मैं तो बस नीचे गई थी पानी पीने। तेरे कमरे के पास क्यों जाती? निशा ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराई, वही मासूम मुस्कान। बस यूं ही पूछ लिया। मुझे लगा शायद तुम भटक गई हो। कोई बात नहीं, आराम करो। वो चली गई। दरवाजा बंद हुआ। इरा ने गहरी सांस ली। उसे पता था, निशा को शक हो गया है, पर अब पीछे हटना नहीं था। जंग शुरू हो चुकी थी। दृश्य 4, निशा का कमरा, गुस्सा और नई साजिश। खतरनाक, तेज धुन, जैसे कोई तूफान आ रहा हो। निशा अपने कमरे में वापस आई। उसने दरवाजा बंद किया और उसे लॉक कर दिया। फिर वो ड्रेसिंग टेबल के पास गई और शीशे में अपना चेहरा देखा। उसके चेहरे से मासूमियत गायब थी। अब वो चेहरा था, गुस्से से लाल, आंखों में आग, होंठ कांप रहे थे। उसे पता चल गया। उसे सब पता चल गया। उसने चाय नहीं पी। वो कल रात मेरे कमरे के बाहर थी। उसने सब सुन लिया। उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखा एक फूलदान उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। फूलदान टूटकर बिखर गया। पानी, खून, कांच के टुकड़े, सब फर्श पर फैल गए। शैतान कहीं की। वो कमरे में टहलने लगी, तेज तेज कदमों से, बेचैन होकर। उसके हाथ कांप रहे थे। अब क्या होगा? अगर उसने किसी को बता दिया, अगर अर्नव भैया को पता चल गया, अगर दादाजी को, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो रुकी, गहरी सांस ली, खुद को समझाया, रुक, घबरा मत, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। उसके पास कोई सबूत नहीं, सिर्फ शक है, और शक से कुछ नहीं होता। मैं अभी भी इस घर की लाडली बेटी हूँ। मुझे सब प्यार करते हैं। वो अकेली है, कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। उसने अपना फोन उठाया, वही नंबर मिलाया। हाँ, मैं। क्या हुआ? इतनी सुबह? प्लान फेल हो गया। उसे पता चल गया। लाइन पर सन्नाटा। फिर आवाज आई। कैसे? पता नहीं, पर उसने आज चाय नहीं पी। और कल रात वो मेरे कमरे के बाहर थी। उसने सब सुन लिया होगा। तो अब क्या? निशा की आंखें सिकुड़ गईं। उसके दिमाग में एक नया प्लान बन रहा था, और खतरनाक, और घातक। अब प्लान बी पर काम करना होगा। प्लान बी? हाँ, जहर से काम नहीं चला। अब उसे बदनाम करना होगा। ऐसा कुछ करना होगा कि ये घर वाले खुद उसे निकाल दें। कैसे? पार्टी। दादाजी उसके स्वागत में एक बड़ी पार्टी देने वाले हैं, अगले शनिवार को। पूरी दिल्ली आएगी, मीडिया आएगी। वहां पर कुछ ऐसा होगा कि इरा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। क्या करोगी? उसके ड्रिंक में कुछ मिलवा दूंगी, बेहोश करने वाली दवा। फिर वो बेहोश हो जाएगी। और उसी वक्त
तुम वहाँ हो जाना। मैं? हाँ, तुम अंदर आ जाना। मैं तुम्हें इशारा कर दूंगी। तुम उसे उठाकर ऊपर वाले कमरे में ले जाना। वहाँ 10 मिनट रुकना, बस 10 मिनट। फिर चले जाना। और फिर मैं सबको वहाँ ले आऊंगी। सब देखेंगे कपूर परिवार की असली बेटी बेहोश किसी अजनबी के साथ। उसकी बदनामी हो जाएगी, वो यहाँ से भाग जाएगी। और मैं फिर से इस घर की इकलौती बेटी बन जाऊंगी। वो हंसी, एक ठंडी, खतरनाक हंसी। और पैसे? 10 लाख दूंगी। 5 लाख तुम्हें, 5 लाख बारटेंडर को। तैयार हो? लाइन पर थोड़ी देर सन्नाटा। फिर आवाज आई, तैयार हूं। ठीक है, कल मिलते हैं, तुम्हें डिटेल बताऊंगी। निशा ने फोन रखा। वो खिड़की के पास गई। बाहर देखा, नीचे बगीचे में इरा टहल रही थी। उसे देखकर निशा के चेहरे पर एक मुस्कान आई, जीत की मुस्कान। दीदी, तुमने सोचा था मैं हार मान लूंगी। नहीं, मैं नहीं हारती। मैंने 19 साल यहाँ रहकर सीखा है, इस दुनिया में जीत उसी की होती है जो ज्यादा चालाक हो। और मैं बहुत चालाक हूँ। दृश्य 5, दोपहर, अर्नव की जांच। रहस्यमयी, जासूसी धुन। उसी दोपहर अर्नव अपने ऑफिस में बैठा था। उसने सूट पहना था, नेवी ब्लू, टाई लगाई थी, सिल्वर ग्रे। पर उसके चेहरे पर चिंता थी। उसके सामने एक लैपटॉप खुला था। वो कुछ देख रहा था, कॉल डिटेल्स, मैसेज हिस्ट्री, लोकेशन ट्रैकिंग। पिछले कुछ दिनों से उसे इरा की बीमारी पर शक था। डॉक्टर ने जो कहा था, फूड पॉइजनिंग नहीं, कुछ और है, वो उसके दिमाग में घूम रहा था। उसने निशा के फोन की कॉल डिटेल निकलवाई थी, अपने दोस्त की मदद से जो पुलिस में इंस्पेक्टर था। वो डिटेल देख रहा था। ये क्या? एक नंबर से रोज बात हो रही है। रात में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 23 कॉल्स 15 दिनों में। उसने वो नंबर नोट किया, फिर अपने दोस्त को मैसेज भेजा, इस नंबर की डिटेल चाहिए, जल्द से जल्द। कुछ देर बाद जवाब आया, ये नंबर राकेश शर्मा नाम के आदमी का है, उर्फ काला। बहुत पुराना अपराधी है। चोरी, धोखाधड़ी, हत्या की कोशिश, कई केस दर्ज हैं। फिलहाल बाहर है। अर्नव का चेहरा सफेद पड़ गया। निशा, तू एक अपराधी से बात कर रही है, रात भर। क्यों? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उठा और ऑफिस में टहलने लगा। उसके दिमाग में तूफान आ गया। कहीं ये इरा से तो नहीं जुड़ा, कहीं निशा ने ही तो उसे जहर नहीं दिया। उसने फोन उठाया और इरा को कॉल किया। हेलो, इरा? हाँ भैया, तू ठीक है? सब ठीक है। हाँ, सब ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस पूछ रहा था। मैं शाम को घर आ रहा हूँ, तुझसे बात करनी है। ठीक है भैया। अर्नव ने फोन रखा। उसकी आंखों में एक चिंगारी थी, सच जानने की, इरा को बचाने की। दृश्य 6, रात का सामना। दरवाजे पर निगाहें, तनावपूर्ण धुन, दिल की धड़कनें तेज। रात के 1 बजे थे। पूरा घर सो चुका था। इरा अपने कमरे में लेटी हुई थी, पर सो नहीं रही थी। उसकी निगाहें दरवाजे पर थीं। उसने आज तय किया था, वो निशा पर नजर रखेगी। हर रात, हर हरकत, हर बात। वो उठी, धीरे से दरवाजा खोला। गलियारे में अंधेरा था, बस दूर कहीं से रात की लाइट की हल्की रोशनी आ रही थी। वो चप्पल उतारकर, नंगे पांव, धीरे धीरे गलियारे से गुजरी। उसे अब रास्ता याद हो गया था। सीधे, फिर बाएं, फिर अंत में निशा का कमरा। वो वहां पहुंची। दरवाजा बंद था, पर अंदर से रोशनी आ रही थी। और आवाजें। इरा ने कान लगाए। हाँ, मैं कह रही हूँ। निशा की आवाज थी, वही ठंडी, खतरनाक आवाज। पार्टी की तारीख तय हो गई है, अगले शनिवार को। तुम तैयार रहना।
लाइन पर कुछ कहा गया। हाँ, वो ड्रिंक में मिला देना और तुम उस वक्त वहां हो जाना। बस 5 मिनट। उसे बदनाम करने के लिए 5 मिनट काफी हैं। फिर वो हंसी, वही ठंडी हंसी। और हाँ, पैसे का इंतजाम हो गया है। 5 लाख तुम्हें, 5 लाख बारटेंडर को। काम हो जाने दो। इरा का दिल बैठ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। पार्टी, ड्रिंक, बदनामी, बारटेंडर, उसे सब समझ आ गया। निशा उसे मार नहीं रही थी, उसे जीते जी मारना चाहती थी। उसकी इज्जत, उसका नाम, उसकी पहचान, सब मिट्टी में मिला देना चाहती थी। इतने में दरवाजा खुलने की आवाज आई। इरा ने झटके से पीछे हटना चाहा, पर बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा खुला और निशा बाहर निकली। दोनों बहनें आमने सामने थीं। रात के अंधेरे में, गलियारे की हल्की रोशनी में, निशा के चेहरे पर पहले हैरानी, फिर गुस्सा, फिर वही मासूम मुस्कान। दीदी, तुम इतनी रात को यहाँ? उसने प्यार से पूछा। इरा का दिल धड़क रहा था। उसे कुछ बोलना था। जल्दी से, मैं पानी पीने निकली थी। रास्ता भूल गई। इतना बड़ा घर है, समझ नहीं आता। निशा ने उसे देखा। उसकी आंखें इरा की आंखों में झांक रही थीं। सच ढूंढ रही थीं। पानी? तुम्हारे कमरे में तो मिनरल वाटर की बोतल रखी है। फ्रिज में भी पानी है। इरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। पर अब पीछे हटना नहीं था। मुझे गर्म पानी चाहिए था। पेट में दर्द है। सोचा रसोई में जाकर ले लूं। निशा ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराई। अरे, तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं ला देती। चलो, मैं ले आती हूँ। नहीं, नहीं, इरा ने जल्दी से कहा। अब दर्द कम हो गया। मैं सो जाती हूँ। गुड नाइट। वो मुड़ी और तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। निशा वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखें इरा को घूर रही थीं। उसके चेहरे से मासूमियत उतर चुकी थी। अब वो चेहरा था संदिग्ध, चालाक, खतरनाक। दीदी, तुम झूठ बोल रही हो। वो फुसफुसाई। तुमने सब सुन लिया। अब खेल और दिलचस्प हो गया। वो अपने कमरे में वापस चली गई। दरवाजा बंद किया। दृश्य 7, इरा का फैसला। डायरी में लिखा आखिरी पन्ना। धीमी पर मजबूत धुन, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। इरा अपने कमरे में वापस आ गई। उसने दरवाजा बंद किया और उसे लॉक कर दिया। फिर वो बिस्तर पर गिर गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने रात में जो सुना था, पार्टी, ड्रिंक, बदनामी, 5 लाख, बारटेंडर, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। वो मुझे बदनाम करना चाहती है, सबके सामने। मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती है। और फिर मैं खुद ही भाग जाऊंगी। या फिर मैं यहाँ रह भी गई तो कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। पहली बार वो रोई, सच में रोई। इतने दिनों का डर, अकेलापन, दर्द, सब आंसुओं के रूप में बाहर आ गया। पर फिर उसे अपनी माँ याद आई। राधा, जिसने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी, जो कभी हारी नहीं, जिसने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी। इरा के आंसू रुक गए। उसने आंखें पोंछ लीं। वो उठी और डायरी निकाली। उसने लिखा, रात 2 बजे। आज रात फिर निशा ने फोन पर बात की। प्लान है, शनिवार की पार्टी में मेरे ड्रिंक में बेहोश करने वाली दवा मिलाना। एक बारटेंडर को पैसे दिए हैं। एक और आदमी है, राकेश, जो मुझे ऊपर ले जाएगा। मेरी बदनामी करनी है। अब मुझे सब पता है। अब मैं तैयार हूँ। निशा, तूने सोचा था मैं कमजोर हूँ। तूने सोचा था मैं डर जाऊंगी। तू गलत है। मैं राधा की बेटी हूँ। और अब मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू जिंदगी भर न भूल पाए। पार्टी में, वही सबके सामने, तेरा असली चेहरा दिखाऊंगी।
बस इंतजार कर। उसने डायरी बंद की और तकिए के नीचे छुपा दिया। फिर वो खिड़की के पास गई। बाहर चांद निकल आया था। उसकी रोशनी में पूरा बाग चमक रहा था। माँ, मुझे ताकत दो। मुझे रास्ता दिखाओ। मैं अकेली हूँ, पर मैं हारूंगी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। क्लिफ हैंगर। तेज, डरावनी धुन, क्लाइमैक्स की तरफ। अगली सुबह पूरे घर में रौनक थी। दादाजी ने ऐलान कर दिया था, अगले शनिवार को एक भव्य पार्टी होगी। पूरे दिल्ली के रईस लोग आएंगे, मीडिया भी आएगी, और सबके सामने इरा का परिचय कराया जाएगा, कपूर परिवार की असली वारिस के रूप में। घर को सजाया जा रहा था। फूलों की सजावट, रोशनी के झालर, बढ़िया कपड़े, सब तैयार हो रहा था। इरा अपने कमरे में बैठी ये सब सोच रही थी। उसे पता था, यही वो रात है जिसके बारे में निशा बात कर रही थी। यहीं पर उसे बदनाम करने की साजिश रची गई है। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। नीचे लॉन में निशा खड़ी थी। मेहमानों की लिस्ट देख रही थी, मुस्कुरा रही थी, सबसे प्यार से बात कर रही थी। अचानक निशा ने ऊपर देखा। उसकी निगाहें इरा से जा मिली। दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक पल के लिए सब रुक गया। निशा ने हाथ हिलाया, प्यार से, मासूमियत से। दीदी, नीचे आओ। तुम्हारे लिए डिजाइनर आए हैं। इरा ने हाथ हिलाकर जवाब दिया, पर उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। वो मुस्कुराई, पर वो मुस्कान अलग थी। उसमें डर नहीं था, उसमें था एक चैलेंज। आजा निशा, खेल शुरू हो। पर याद रख, इस खेल में सिर्फ एक ही जीतेगी, और वो हूं मैं। नीचे निशा ने अपना फोन निकाला। एक मैसेज टाइप किया, पार्टी शनिवार को, सब तैयार रखना। मैसेज भेजा। उसने ऊपर देखा। इरा अब वहां नहीं थी। निशा के चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी, पर उसकी आंखें हंस रही थीं। जीत की हंसी। दीदी, तुम तैयार हो जाओ। शनिवार की रात तुम्हारी जिंदगी की सबसे बुरी रात होगी, और मैं वहां खड़ी होकर ये सब देखूंगी। और इस तरह दोनों बहनों के बीच जंग शुरू हो गई। एक तरफ थी निशा, जिसके पास 19 साल का अनुभव था, पैसे थे, साजिश थी, और एक मासूम चेहरे के पीछे छिपा जहरीला दिल। दूसरी तरफ थी इरा, अकेली, अनजान, पर उसके पास था सच का सहारा और उसकी माँ का आशीर्वाद। अब सवाल था, शनिवार की रात को क्या होगा? किसकी जीत होगी? किसका पर्दाफाश? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इरा अपनी माँ की तरह लड़ पाएगी, या फिर वो भी उसी तरह हार जाएगी जैसे राधा हार गई थी? एपिसोड 5 समाप्त।